हिंदी साहित्य पाठ 2 बीए सेकंड ईयर इकाई 1 एकांकी से व्याख्यात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। 3 हकीमों ने कुछ नहीं समझा उन्होंने। यह खांसी कोई मर्ज नहीं है बेटी, यह खांसी सल्तनत के बखरने की आवाज़ है जो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है। मुंह बिगाड़ कर उखड़े, कहाँ तक रोकेंगे हम, खांसते हैं। कितने बलवाइयों को नेस्तनाबूद किया, कितने गदर रोके, लेकिन यह खांसी नहीं रुकती बेटी। रुके भी कैसे, शिथिल स्वरों में। अब आलमगीर नहीं है। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कांकीकार ने मुगलिया सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षणों की व्यवस्था का चित्रण किया है। व्याख्या। बादशाह औरंगजेब अपनी पुत्री जीनत से अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब कहते हैं कि हकीम हमारी बीमारियों के बारे में कुछ नहीं जान पाए, परंतु बीमारी नहीं है। यह खांसी की आवाज़ हमारी सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ है। हम इसे कब तक रोक पाएंगे? आप अपने शासनकाल में कितने ही उपद्रवियों को हमने समाप्त किया, आंदोलनों को रोका, लेकिन यह खांसी नहीं रुकती बेटी, और रुकेगी भी कैसे। अब आलमगीर नहीं है। विशेष 1 उर्दू शब्दों की प्रधानता, 2 शैली भावात्मक है, 3 मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब की मानसिक स्थिति का उल्लेख है। बात तो सही है। 4 हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। जमीर की जंजीरों ने भी हमारे हाथ पैर बांध लिए हैं। हम अब इस दुनिया को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस सल्तनत को खून से सींच कर इतना बड़ा किया है, उसे अगर आंसुओं से भी सींचना चाहें तो हमें पूरी जिंदगी चाहिए। वह हमारे पास कहाँ है? प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के पूर्व एकांकीकार ने विवेचना की है कि बीमारी तथा पापों की अनुभूति के कारण औरंगजेब बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश में लाने के लिए हकीम को बुलवाया जाता है। होश में आने के बाद औरंगजेब इस बात का अफसोस जाहिर करते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कोई बेटा उनके पास नहीं है। उन्हें दुख होता है कि उन्होंने अपने बेटों को इसलिए कैद कर लिया था कि उनके द्वारा कोई विद्रोह न खड़ा कर दिया जाए। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में औरंगजेब अपने बेटों के भाग्य के साथ अपने भाग्य की तुलना करता है। उसका कथन है कि उसने अपने बेटों को जंजीरों से बांध कर रखा, ठीक उसी प्रकार उसके पापों ने जंजीर बनकर आज उसे जकड़ दिया है। जीवन के अंतिम क्षणों में औरंगजेब की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह संसार को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, और अब खून उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में औरंगजेब यह स्पष्ट अनुभव करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों के बाद उनके परिणामों से मुक्त नहीं हो सकता। एक न एक दिन अपने पापों के लिए उसे पश्चाताप करना ही पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6 हमने जिंदगी भर इबादत का ढिंढोरा पीटा, लेकिन खुदा के पास तक नहीं पहुंच सके। अगर पहुंच पाते तो चलते वक्त इतने गुनाहों का बोझ हमारे सर पर न होता। चलने का वक्त करीब आ रहा है। मुझे खुशी है कि आज जुम्मा है। हमने जिंदगी भर इबादत कर यही चाहा कि जुम्मा हमारा आखिरी दिन हो। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में औरंगजेब का कथन है कि जीवन भर हमने धर्म के नाम का उपयोग कर लोगों को सताया, किंतु अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली, न ही ईश्वर के दर्शन हुए। अगर हमें उसका दर्शन हो जाता तो हमारे सिर पर जो गुनाहों का बोझ रखा है वह कम हो जाता। जब इस जीवन से मुक्ति पाने का समय करीब आते जा रहा है तो हमें जुम्मा की याद आती है, और औरंगजेब अपने जीवन भर के गुनाहों का पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि जुम्मा हमारा जीवन का आखिरी दिन होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 7 देखो ये तार ढल रहे हैं। रात भर इन्होंने रोशनी की और अब वे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। हम भी गिन रहे हैं, लेकिन हमने उम्र भर अंधेरा ही फैलाया। उजाले की कोई किरण नहीं रही। हम मौत को ही उजाला दे सकें तो अपने को खुशकिस्मत समझेंगे। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में औरंगजेब ने अपने जीवन की तुलना रोशनी प्रदान करने वाले तारों से कर रहे हैं। व्याख्या। औरंगजेब शहजादी जीनत से कहता है कि जिस प्रकार ये तारे समस्त संसार को रात भर रोशनी प्रदान करते हैं, परंतु सूर्योदय होते ही लुप्त हो जाते हैं, तारे भी अंतिम घड़ियां गिनते हैं, पर वे सृष्टि को प्रकाशित कर नेक काम करते हैं। परंतु हमने सारी उम्र ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि अंधेरा ही व्याप्त रहा, रोशनी की कोई किरण ही दिखाई नहीं दी। पश्चाताप पूर्ण औरंगजेब कहता है कि अगर आखिरी समय में हम मौत को ही उजाला दे सके तो हमारा जीवन सफल व सार्थक हो जाएगा। खुदा हमें जन्नत बख्शेगा।
खुदा की इबादत का वक्त आ रहा है। विशेष प्रस्तुत गद्यांश में नस्वार्थक द्योतित है, उर्दू मिश्रित भाषा खड़ी बोली हिंदी है। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 8 जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी न उठावें। लेकिन जीनत हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की। हमने गुनाह कहाँ किए? कुरान पाक की रूह से, शरअत से, इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए, क्या उसका नाम गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी, क्या यह गुनाह है? नमूना ए दरबार इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुए? आलमगीर जिंदा पीर, लेकिन कोई आवाज़ कानों में कहती है कि आलम, तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया। तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जीनत तू पर जोर बतला, यह आवाज़ ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा? प्रसंग, इसमें एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने युगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख किया है। मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब अपनी पुत्री जिनतुन्निसा बेगम से अहमदनगर के किले में बीमार पड़े हुए कह रहे हैं कि व्याख्या, औरंगजेब अपनी पुत्री जीनत से कहते हैं कि ज़िंदगी भर मैंने गुनाह किया है, तो क्या मरते वक्त उस गुनाह की चर्चा भी न करूं? लेकिन जीनत, मैं अपने दिल के सैकड़ों बार दिलासा देता हूं कि हमने गुनाह जहां किए हैं, मैंने तो इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए किए हैं। क्या यह गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले से उसका राज्य छीना, यह गुनाह है? क्या यह इस्लाम धर्म में गुनाह है? इस पर जीनत कहती है, जो कुछ हो, अब मेरे कानों में यह आवाज़ बार बार आती है कि आलमगीर, तुमने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया के साथ विश्वासघात किया है। इसका मुख्य कारण यही है कि तुमने इस्लाम धर्म की हिदायतों का विपरीत अर्थ निकालकर काम किए हैं। उन्हें तुमने सही रूप में नहीं समझा। औरंगजेब इसी बात को अपनी पुत्री जीनत से जोर देकर पूछता है कि जीनत, क्या मैंने इस्लाम के उसूलों का पालन नहीं किया? क्या मैंने उनका गलत अर्थ लगाया? विशेष उर्दू शब्दों की प्रधानता है, शैली भावात्मक है। मुगल सम्राट आलमगीर औरंगजेब की विक्षिप्त मानसिक स्थिति का उल्लेख किया है। समझ रहे हो? 9 देखो, आदमी के सामने बड़ी समस्या यह है कि वह आदमी बची खुची शक्ति किस तरह काम में ले आए। आदिम जंगलीपन से लेकर आज तक की सभ्यता तक जो कुछ भी आदमी ने अपने को दुखी या सुखी बनाने के लिए किया है, वह उस शक्ति को काम में लाने के लिए। फिर सुख या दुख तो इतनी ठोस चीज़ें हैं कि एक दिन तुम देखोगी कि यह शीशियों में बिका करेंगी। शीशियों में। मुझे इन टीसियों बहाने वालों से नफरत है, सख्त नफरत। यह सिर्फ हारते ही नहीं हैं, यह तो अपनी हार के गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं। संदर्भ प्रसंग, प्रस्तुत गद्य अवतरण श्री भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखित स्ट्राइक एकांकी से अवतरित है। श्रीचंद अपने पत्नी से वार्तालाप कर रहा है। उसकी बीवी उससे अपनी तबीयत के विषय में बताती है। इस पर श्रीचंद कहता है, व्याख्या, आधुनिक युग में व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी अतिरिक्त शक्ति को किस कार्य में लगाए, उस शक्ति का उपयोग वह किस रूप में करे। आदिम युग से लेकर आज के मध्य युग तक मानव ने इस शक्ति को किसी न किसी रूप में उपयोग अवश्य किया है। अपने जीवन के सुख की वृद्धि और दुख के निवारण में इस शक्ति का उपयोग भी अनिवार्य था। लेकिन एक बात यह भी है कि सुख दुख की भावना जीवन के लिए कोई ठोस चीज़ नहीं है। इनका संबंध व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर रहता है। थोड़े दिनों में व्यक्ति इन्हें दुख सुख को इतना नकार देगा कि फिर यह भावना शीशियों में बिकने लगेगी। मुझे ऐसे लोगों से सख्त घृणा है जो जरा से दुख में आंसू बहाने लगते हैं और जरा से सुख में प्रसन्नता से नाचने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति यूँ अपना सारा कार्य दूसरे लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ हारते नहीं, अपितु ये लोग हारने का नाटक अधिक करते हैं। विशेष एक लेखक ने वर्तमान जीवन की सुख दुख की समस्या का सुंदर चित्रण किया है। 2 व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग। तो क्या नाचो मैं? 10 शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ, आप फैक्ट्री में तो हर तरह का विज्ञान कानून विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं, फिर क्या कारण है कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसमें आदमी की सस्ती से सस्ती और निकम्मी से निकम्मी शक्तियाँ ही सिर्फ काम में लाई जाएं। आप कहते हैं मैं औरत को समझ नहीं पाता। जनाब, यह सब कोरी बातें हैं। बातें समझने की क्या ज़रूरत है? मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने जोखने समझने नहीं जाती।
संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश महान एकांकीकार श्री भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी स्ट्राइक से उद्धृत है। इसमें एकांकीकार ने उस समय का उल्लेख किया है जब एक युवक पात्र दूसरे पुरुष पात्र से शादी न करने की बात कहता है। तब वह पुरुष उस युवक को शादी के विषय में समझाते हुए कहता है। व्याख्या शादी एक सामान्य समस्या नहीं है, अपितु यह तो एक अत्यंत गंभीर और जटिल समस्या है, इसलिए इसे साधारण रूप में न लें। इस प्रकार इसे आप एक खिलौना न समझें। इसे इस प्रकार आप कर भी नहीं सकते हैं। इसे आप इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने कल कारखानों में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, नियम, विधान और अपनी बुद्धि एवं कुशलता को हमेशा लगाते रहते हैं, लेकिन क्या आप यह बतला सकते हैं कि जीवन को ईश्वर के विश्वास पर छोड़ा जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या आप यह बतलाएंगे कि उसमें आदमी की सबसे कमजोर शक्तियों को सस्ते रूप में लगाया जा सकता है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पुरुष पात्र ने युवक पात्र को पुनः समझाते हुए कहा, आपका यह कहना है कि मैंने बार बार कोशिश की है कि मैं औरत को समझ सकूं, लेकिन उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इसे तो मैं बिल्कुल ही झूठ और बिल्कुल ही बनावटी बात मानता हूं। यह इसलिए कि औरत ऐसी कोई बड़ी जटिल वस्तु नहीं है जिसे समझना बड़ा ही कठिन है। यह तो सामान्य वस्तु है जिसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यह आप भली भांति जानते समझते हैं कि कल कारखानों की मशीनों की पुलियां परस्पर अलग रहती हैं। वे एक दूसरे के विषय में जानने समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती हैं। विशेष एक स्त्री को जीवन की सामान्य वस्तु कहा गया है। 2 भाषा लाक्षणिक है। 3 व्यंजना शब्द शक्ति है। 4 स्त्री पुरुष को जीवन की मशीन कहकर रूपक अलंकार प्रस्तुत किया गया है। 5 शैली बोधगम्य है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 17 इस युग में हम अपना सब कुछ विदेशी आंखों से देख रहे हैं। स्वतंत्रता का उत्सव हम मना रहे हैं। अपने को भूलकर, अपने गुण और अपनी मान्यताओं को भूलकर आगे चलने में जो पीछे घूमकर देखते नहीं थे, वही अब दूसरों के पीछे सर पर दौड़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नारी को अब सब कुछ फाड़ फेंकना है। जानकी उसके लिए बड़ी भोली और धर्मभीरू है। उसमें बुद्धि की कमी है, साहस की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश एकांकीकार श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित एकांकी एक दिन से है। प्रसंग इस गद्यांश में राजनाथ अपनी पुत्री शीला से वार्ता करते हुए वर्तमान दशा व भौतिकवादी संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। व्याख्या राजनाथ अपनी पुत्री शीला से तर्क करते हुए कहते हैं कि आज पूरा भारत विदेशी चश्मों से अपना वर्तमान देख रहा है। हम स्वतंत्र हैं और निरंतर इस पर खुशी जाहिर करते हैं, पर मूलतः स्वतंत्रता का क्या अर्थ है हम भूल चुके हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, पर प्रगति की इस दौड़ में हम पीछे देखना भूल गए हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। पर स्वतंत्र भारत की नारियों को स्वतंत्र विचार रखने होंगे। उन्हें वैचारिक स्वतंत्रता का त्याग करना चाहिए। ऐसे में जानकी सीता जैसे चरित्र उत्कृष्ट होने के बावजूद आज की पीढ़ी के लिए एक कमज़ोर चरित्र है। वर्तमान पीढ़ी सीता को भोली, धर्म से डरने वाली, अल्पबुद्धि, कमज़ोर, डरपोक व कमज़ोर व्यक्तित्व वाली एक पौराणिक पात्र मात्र समझती है। यह व्याख्या गलत होने पर भी आज के वर्ग की धारणा है। विशेष 1 भाषा आम बोलचाल की है। 2 विचार प्रधान शैली है। 3 वर्तमान युवा पीढ़ी पर प्रश्न चिन्ह। शाबाश बेटा। 18 स्त्री पुरुष की असावधानी को, उसके अल्हड़पन को प्रेम करती है, जिसमें वह अपने प्राण से भी सजग नहीं रहता, संकट से जूझता रहता है, जिसमें वह ऐसी गहरी नींद सोता है। स्त्री को अवसर मिले कि उसे वह प्राण में उठा ले, आंखों में बंद कर ले। कल रात भर आप जागते रहे, अभी यह दशा है तो आगे दशा क्या होगी। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध है एकांकीकार श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित एकांकी एक दिन से है। प्रसंग इस गद्यांश में लेखक शीला नामक पात्र के माध्यम से स्त्री की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं। व्याख्या निरंजन के संदेह को भांपकर उसे दूर करने के लिए शीला कहती है कि स्त्री किसी भी पुरुष की असावधानी और उसके अल्हड़ को प्रेम करती है। वह अल्हड़ स्वभाव जिसमें पुरुष असावधान रहता है, संकटों का सामना करता है। ऐसी असावधानी जिसमें पुरुष सब कुछ भूलकर गहरी नींद सो रहा हो और उसी क्षण में स्त्री पुरुष की अपनी आंखों में बंद कर लेती है। कल रात भर जिस संदेह के कारण आप जागते रहें, वह संदेह हमारे भावी जीवन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्त्री एवं पुरुष का संबंध आपसी विश्वास एवं समझ पर ही निर्भर करता है। बहुत बढ़िया मुन्ना। 20 जानकी का युग इस देश में कभी नहीं मिटेगा। मैं जानकी हूँ, इस देश की कोई भी स्त्री जानकी है। जब तक हमारे भीतर जानकी का त्याग है, उनकी जानकी की क्षमा है, तब तक वही है। तुम्हारे लिए जानकी पौराणिक है, इसलिए असत्य है। मेरे लिए वह
भावगम्य हैं, उनके भीतर मेरी सारी समस्याएं, सारे समाधान हैं। राम में तुम अविश्वास कर सकते हो, जानकी में अविश्वास का अधिकार तुम्हें नहीं है। प्रसंग उक्त गद्य खंड शीला नामक पात्र के द्वारा कहा गया है। जब मोहन शीला को जानकी नहीं होने की बात कहता है तो उसका उत्तर देती हुई वह कहती है। व्याख्या: मोहन द्वारा कटाक्ष में जानकी न होने की बात को सुनकर शीला तुरंत जवाब होते हुए कहती है कि जानकी का युग इस देश से कभी नहीं मिटेगा। मैं स्वयं जानकी हूँ, इस देश की कोई भी स्त्री जानकी है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर जानकी का त्याग है, जानकी की क्षमा है, जब तक वही है। तुम जानकी को केवल पौराणिक कथा के रूप में जानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए जानकी असत्य है। मेरे लिए तो वह भावगम्य है। मैं जानकी में अपने को ही देखती हूँ, तभी तो मेरे भीतर मेरी सारी समस्याएं और सारे समाधान उनके ही भीतर हैं। रात में तुम अविश्वास कर सकते हो, कहने का मतलब तुम किसी बात में अविश्वास कर सकते हो, परंतु जानकी में अविश्वास का अधिकार तुम्हें नहीं है। विशेष एक शीला भारतीय संस्कृति की संपोषक है। 2 उसे स्वाभिमान से जीना प्रिय है। 3 भाषा में लाक्षणिकता सहज रूप से आ गई है। 21 कमाया है तो फायदा, न तीर्थ न जप तप न धर्म, कभी हरिद्वार भी न ले गए। मैं तो तुम्हारा पैसा जानती ही नहीं। 4 कोठियाँ हैं और हम इस गली में पड़े सड़ रहे हैं। आज 3-4 लाख रुपए के मालिक को एक पैसा भी कभी दान नहीं किया। ऐसा रुपया किस काम का। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां श्री उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित 10,000 से उद्धृत की गई है। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में सेठ विशाखाराम की पत्नी सेठ की कृपणता पर उसे उलाहना दे रही है। व्याख्या: आपने बहुत पैसे कमाए हैं और आपने बहुत लाभ भी कमाया, लेकिन यह बहुत ही अफसोस की बात है कि आपने न कोई तीर्थ, व्रत, जप तप और धर्म किए हैं। यहाँ तक कि आप कभी हरिद्वार भी नहीं गए हैं और न मुझे ही ले गए। यही कारण है कि मैं आपके कमाए हुए पैसों का तनिक भी महत्व नहीं देती हूँ। आपने 4 कोठियाँ बनाई हैं, लेकिन यह बहुत दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अब भी इस गली में सड़े हुए जीवन को बड़ी ही मजबूरी में बिता रहे हैं। आपकी हैसियत आज कम से कम 3-4 लाख रुपए की है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपने एक पैसे का भी दान किसी को नहीं दिया है। इसलिए यह कहना सर्वथा समुचित ही है कि आपके पास जो रुपये हैं वे बिल्कुल ही निरर्थक या अनुप्रयोगी हैं। विशेष एक व्यंजना शब्द शक्ति शैली व्यंग्यात्मक सेठ जी की कृपणता पर सीधा प्रहार। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। 22 आज 4 दिन में मैं इनका रूप देख रही हूँ। कहूँ रुपये के पीछे लड़के को हाथ से न खो। रुपये तो हाथ का मैल है। 10,000 क्या बड़ी बात है, पर इन्हें तो न जाने क्या हो गया है। खांड और सूद से इनका विचार छूटे तब न। मुनीम जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, मेरे सुंदर को ला दो। संदर्भ: प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध एकांकीकार श्री उदय शंकर भट्ट लिखित एकांकी 10,000 से है। इसमें उस समय का उल्लेख है जब मुनीम ने सेठ विशाखाराम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि लड़का आ जाए। इसे सुन करके सेठानी और राजों की माँ ने मुनीम से इस प्रकार कहा। व्याख्या: मुनीम जी, मैं आज 4 दिनों से ही इनके रूप प्रतिरूप को देख और समझ रही हूँ। मैं कैसे अपने मुंह से कहूँ कि रुपये को महत्व देते हुए लड़के को नहीं खोना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह कभी नहीं चाहती कि रुपये को बचा लूँ और लड़के को खो दूँ। यह इसलिए कि रुपया तो आता जाता रहता है, इसलिए 10,000 हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं तो यह बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही हूँ कि इन्हें क्या हो गया है और क्या नहीं हो गया है। मुनीम जी, यह खांड और सूद से जब फुर्सत पाएंगे तभी शायद कुछ कर पाएंगे। इसलिए मुनीम जी, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरे प्यारे सुपुत्र सुंदर को किसी न किसी तरह से अवश्य ला दीजिए। इसके लिए मैं आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूँगी। विशेष एक राजों की माँ की सच्ची वात्सल्य भावना झलक रही है। 2 भाषा सुबोध है। 3 शैली भावात्मक है। 4 एकांकीकार का व्यापारियों के ऊपर व्यंग्य प्रहार स्पष्ट हो रहा है। 5 यह अंश हृदय स्पर्शी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 25 जी हाँ मास्टर साहब, आप लोगों ने तो हम पर फूल बरसा दिए। हम सीधे हैं तभी तुम्हारी नज़रों में हम गंदे और बदतमीज हैं, जादू टोना डालते हैं हम। लेकिन एक बार फिर से सोच लो मास्टर साहब अपनी ज़िंदगी के बारे में। जो तुम जी रहे हो वह तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, नकल है, नाटक है, दिखावा है।
संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश महाएकांकीकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल लिखित एकांकी मम्मी ठाकुराइन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें एकांकीकार डॉक्टर लाल ने टिकट बाबू के माध्यम से आधुनिक शिक्षित व्यक्तियों के अनैतिक और अशोभनीय व्यवहार पर सीधा व्यंग्य प्रहार किया है। टिकट बाबू प्रोफेसर पर कटाक्ष करते हुए कह रहा है। व्याख्या: हाँ प्रोफेसर साहब, हाँ जी मास्टर साहब, आप लोगों ने हम लोगों पर आज जिस प्रकार से फूलों की वर्षा की है उसे हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। आपने यह भली प्रकार समझ लिया है कि हम लोग बिल्कुल ही सीधे साधे हैं, इसलिए किसी बात को हम लोग बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। आपकी नज़रों में तो हम लोग बहुत ही गंदे और उद्दंड व्यक्ति हैं। यही नहीं, आप तो हम लोगों के बारे में यह भी सोचते समझते हैं कि हम ही लोग जादू टोना किया करते हैं। लेकिन हम लोग अब आपको सोचने के लिए यह मौका दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के विषय में गंभीरता से सोच लीजिए। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसे टटोलिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आप यह अवश्य पाएंगे कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वह वास्तव में एक नकली ज़िंदगी है। वह एक बहुत बड़ा ढकोसला और छल है। विशेष एक भाषा सरल और प्रवाहमयी है, 2 शैली व्यंग्यात्मक है, 3 व्यंजना शब्द शक्ति है, 4 आधुनिक शिक्षित वर्ग पर सीधा व्यंग्य कटाक्ष है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 26 खूब जानते हैं हमारी पोजीशन। जिस दिन तुमने मुझे यहाँ लाभ बसा दिया उसी वक्त हमारी पोजीशन जाहिर हो गई। सारी आदतें बच्चों की खराब हो गईं। गंदगी पसंद हो गए बच्चे, सदा रोनी सूरतें बनाकर घूमने लगे, पढ़ने लिखने से जी चुराने लगे। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने मम्मी के माध्यम से आवास समस्या से उत्पन्न परेशानी को संकेतित किया है। व्याख्या: मम्मी प्रोफेसर साहब पर तीखा व्यंग्य प्रहार करते हुए कहती हैं कि जब से आपने इस मोहल्ले में लाकर बसाया है तब से हमारी इज्जत जाहिर हो गई है। हमारे बच्चों की सारी आदतें बिगड़ गई हैं। माता पिता को वे कुछ नहीं समझते। पढ़ने लिखने में तो उनका जरा भी मन नहीं लगता। विशेष भावात्मकता एवं कलात्मकता की दृष्टि से सफल व सार्थक ठहरता है। भाषा में प्रभावोत्पादकता एवं नाटकीयता के गुण विद्यमान हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता।